जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी में हर बात की तरह बात एक और परमवीर की, एक ऐसे महायोद्धा की जिसके नाम पर हाल ही में अंडमान के एक द्वीप का नाम रखा गया। इस परमवीर ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की सरहद की रक्षा की और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। इस बार डिफेंस डायरी में हम तीनों सेनाओं से जुड़ी 3 ऐसी बड़ी खबरें आपको बताएंगे जिनसे स्वदेशी हथियारों के दम पर भारत की तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ेगी। इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरे इलाकों में जिस तरह के संकट हैं, उसे देखते हुए भारत की तीनों सेनाएं आने वाले दिनों की चुनौती से निपटने के लिए स्वदेशी हथियारों की तरफ बढ़ रही हैं। और इसी दिशा में तीनों सेनाओं के लिए सरकार ने अलग अलग स्वदेशी हथियारों की बड़ी खरीद को मंजूरी दी है। इसमें पहली बड़ी खरीद भारतीय सेना के लिए है। भारतीय सेना लंबे समय से वो फोर्स तोप की जगह पर ऐसी लंबी दूरी तक मार करने वाली हावित्ज़र तोप की तलाश कर रही है, जो अब पूरी हो गई है। डीआरडीओ की मदद से 2 प्राइवेट कंपनियां, भारत फोर्स और टाटा, इसे तैयार कर रही हैं। इसकी बात की जाए तो ये एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम हावित्ज़र है। इसके करीब 307 ऐसी हावित्ज़र तोप को सरकार ने मंजूरी दी है, जो भारतीय सेना में शामिल होंगी। 8,000 करोड़ का ये सौदा है जो स्वदेशी कंपनियां तैयार करेंगी। और मैंने खुद इस हावित्ज़र तोप का ट्रायल देखा, बालासोर में इसके ट्रायल को शूट किया और वहां पर इसकी मारक क्षमता को देखा। अगर इसकी बात की जाए तो 155 मिलीमीटर की ये तोप 55 कैलिबर की है, 40 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता है और किसी भी इलाके में, रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पहाड़ों में, ये दुश्मन के खिलाफ कारगर है। इसके ट्रायल राजस्थान के महाजन रेंज से लेकर अरुणाचल और सिक्किम में किए गए हैं। और इस तरह से लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि भारतीय सेना को 1200 से ज्यादा ऐसी आर्टिलरी तोप की जरूरत है और उसमें अब ऐसी 307 तोप डीआरडीओ की मदद से भारत फोर्स और टाटा बनाकर देगा। तो इस तरह से आर्टिलरी के मैदान में भारतीय सेना की एक बड़ी जरूरत को सरकार ने स्वदेशी के जरिए पूरा करने की तैयारी कर ली है। इसी तरह से बात की जाए भारतीय वायुसेना की, उसके लिए भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट के जरिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। 70 HTT बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बनाने और खरीदने की मंजूरी दी गई है। 6,828 करोड़ का यह सौदा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इसे तैयार करेगा। भारतीय वायुसेना को लंबे समय से अपने पायलट के लिए ऐसे बेसिक ट्रेनर की जरूरत थी जिसमें एयर कंडीशन कॉकपिट हो, मॉडर्न इसके संचार सिस्टम हो और दुर्घटना की संभावना कम रहे। अभी तक भारत ब्रिटेन और दूसरी जगह बने बेसिक ट्रेनर का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब पहली बार स्वदेशी HTT ट्रेनर के जरिए भारतीय वायुसेना की जरूरत को पूरा किया जाएगा। ऐसे 40 HTT ट्रेनर HAL भारतीय वायुसेना को बनाकर देगा। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर, नौसेना से जुड़ी हुई। नौसेना के लिए भी अब नौसेना के जो कैडेट हैं उनके लिए भी एक जो ट्रेनिंग शिप है उसे बनाने की मंजूरी दी गई है और वो भी भारतीय कंपनी यानी कि L&T लार्सन एंड टुब्रो को ये बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए जो 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप हैं वो बनाए जाएंगे। 3,000 करोड़ से ज्यादा का ये सौदा है जिसे L&T बनाकर देगा और ये जो नौसेना के लिए बेसिक ट्रेनिंग शिप होंगे वो इसमें बनाए जाएंगे। ट्रेनिंग की जो आधुनिक सुविधाएं हैं, बदलते दौर की जो चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो इस तरह से भारतीय नौसेना के लिए, नौसेना के कैडेट के लिए बेसिक जो ट्रेनिंग शिप है वो L&T यानी कि एक स्वदेशी कंपनी बनाकर देगी। तो इस तरह से तीनों सेनाओं को मजबूत बनाने की दिशा में स्वदेशी हथियार, स्वदेशी कंपनियों के जरिए
सरकार की कोशिश है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। हाल में जिस तरह से एरो इंडिया और डिफेंस एक्सपो के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि आने वाले दिनों में भारत की तीनों सेनाएं न सिर्फ स्वदेशी हथियारों के दम पर आने वाली चुनौतियों से निपटेंगी, बल्कि भारत एक बड़ा निर्यातक भी रक्षा क्षेत्र में बनेगा। डिफेंस डायरी में बात अब एक ऐसे परमवीर की जिसके नाम पर हाल ही में अंडमान के एक द्वीप का नाम रखा गया। हम बात कर रहे हैं कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मिशन के दौरान अपनी वीरता का परचम लहराया। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बात 1961 की है, लेकिन हम बात करेंगे उनके शुरुआती दिनों की। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म पंजाब के शकरगढ़ और अब गुरदासपुर जिले में हुआ। उनका परिवार वहां पर आ गया था। अपने परिवार में के सैन्य इतिहास को देखते हुए उन्होंने भी सेना में जाने का फैसला किया। रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, जिसे बाद में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल के रूप में जाना गया। और उसके बाद एनडीए में के 9वें बैच के तौर पर वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हुए। एक गोरखा रेजिमेंट में उन्हें कमीशन मिला। गोरखा रेजिमेंट अपनी वीरता, अपने साहस के लिए न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में जानी जाती है। उसके बाद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया अलग अलग इलाकों में तैनाती उनकी रही और साल 1960 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कांगो में जाने का मौका मिला। कांगो ऑपरेशन में बड़ी संख्या में विद्रोही वहां पर सक्रिय थे। उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के तौर पर वो वहां पर पहुंचे। दिसंबर 1961 के दौरान कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की यूनिट 3/1 गोरखा राइफल्स को एलिजाबेथ विले में तैनात किया गया। ये पूर्वी इलाका था कांगो का, जो काफी हद तक जो विद्रोही थे उनके नियंत्रण में था। और कैप्टन सलारिया को जो विद्रोहियों का हवाई क्षेत्र था जहां पर वहां पर अपना कैंप स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई। कैप्टन सलारिया ने 16 सैनिकों की छोटी टुकड़ी के साथ और 3 इंच के मोटार के साथ एलिजाबेथ विले हवाई क्षेत्र के पास जो दुश्मन के इलाके थे वहां पर रोड ब्लॉक करने का काम किया, उनको घेरने का काम किया। और उनकी पटलन जो थी, उन्होंने हथियारों, बख्तरबंद वाहनों से दुश्मन का मुकाबला शुरू किया। और वहां पर अगर उस दौरान बात की जाए तो जो विद्रोही थे वह काफी बड़ी संख्या में मौजूद थे। 100 से ज्यादा उनकी संख्या थी। उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां थी, आधुनिक हथियार थे। उसके बावजूद अपनी छोटी सी 16 से 17 सैनिकों की टुकड़ी के साथ कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया अपनी युद्ध रणनीति के जरिए उन्होंने दुश्मन को घेरने का काम किया, उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद संख्या बल में कम होने के बावजूद उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। और खास तौर से गोरखा रेजिमेंट, गोरखा राइफल के जवान जिस वीरता के लिए माने जाते हैं, नजदीक की लड़ाई यानी कि आमने सामने की लड़ाई के वो बेहतर सैनिक माने जाते हैं। और उसी जब उन्हें लगा कि अब वो बड़ी संख्या में विद्रोहियों से घिरे हुए हैं, उन्हें नजदीक की आमने सामने की लड़ाई में उतरना होगा, ऐसे में उन्होंने अपने गोरखा सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जय महाकाली, आयो गोरखाली का उद्घोष करते हुए वो दुश्मन पर टूट पड़े, क्योंकि अब उनके सामने दूसरा कोई चारा नहीं था। और बिल्कुल नजदीक की लड़ाई में भारी गोलाबारी के बीच अपने छोटी सी सैन्य टुकड़ी के साथ उन्होंने दुश्मन पर धावा बोल दिया। उस दौरान लगातार दुश्मन स्वचालित हथियारों से भारी गोलाबारी उन पर कर रहे थे, लेकिन कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के इस अचानक इस हमले से जो विद्रोही थे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। उनमें
भगदड़ मच गई और इस तरह से एक गोरखा रेजिमेंट के इन सैनिकों ने वहां पर जो कांगो के विद्रोही थे उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया, उन्हें पीछे खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इस दौरान उनकी टुकड़ी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सीधी गोलाबारी के दौरान कैप्टन सलारिया गोलाबारी की चपेट में आ गए, उनकी गर्दन पर गोली लग गई, वो बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करना नहीं छोड़ा और इस तरह की लड़ाई में जब दुश्मन की संख्या ज्यादा हो और गोरखा सैनिकों की संख्या कम हो, यहीं पर जो ट्रेनिंग थी कैप्टन सलारिया और गोरखा रेजिमेंट के जवानों की वो काम आती है और उसी का नतीजा 16 सैनिकों के इस गोरखा यूनिट ने 90 से ज्यादा कांगो विद्रोहियों पर ऐसा कारगर हमला किया कि पूरी विद्रोही सेना बिखर गई। इस तरह से इस ऑपरेशन में अपनी वीरता, साहस और नेतृत्व क्षमता से कैप्टन गुरबचन सलारिया ने ऐसा कारनामा किया जिसकी शायद कम ही ऐसे ऑपरेशन में उम्मीद की जाती है, जहां पर संख्या बल, दुश्मन का संख्या बल आपसे कई गुना ज्यादा हो, उसके बावजूद आप दुश्मन पर भारी पड़ते हो और मुकाबले में आप कैप्टन सलारिया ने इन कांगो विद्रोहियों को पीछे धकेलने में, उन्हें तितर-बितर करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन आखिरकार भारी गोलाबारी और गर्दन में गोली लगने और आग की चपेट में आने की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गए और उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इस तरह से कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस शांति मिशन के दौरान कैप्टन सलारिया ने सैन्य इतिहास में सैन्य क्षमता और अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पर अपनी छोटी सी गोरखा रेजिमेंट की टुकड़ी के साथ एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वो देश के उन चुने हुए वीरों में शामिल हुए जिन्हें तीनों सेनाओं में युद्ध का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया जाता है। और इसीलिए हाल ही में कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के नाम पर जो 24 परमवीर चक्र विजेता इस वक्त तीनों सेनाओं के हैं, उनके नाम पर अंडमान के द्वीप का नाम भी रखा गया और इस तरह से वो हमेशा के लिए परमवीर बने और हमेशा के लिए अमर हो गए। डिफेंस डायरी में हम लगातार आपको तीनों सेनाओं के ऐसे ही महावीर और परमवीर विजेताओं की कहानी सुना रहे हैं, जिन्होंने सेना के इतिहास में देश की रक्षा में एक नया सुनहरा पन्ना जोड़ा। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।